बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के लिहाज से जो हमारा ये क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, आज की क्लास में हम वही कल वाला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बेसिकली जो मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट पे, और उसमें मैंने बेसिकली आपको बताया था कि जो मैकेनिज़्म होगा उसको हम बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, और वो जो थी ना, एक वो फेज़ होगी जो लाइट डिपेंडेंट होगी, यानी पहली वाली जो होती है, और दूसरी जो फेज़ होगी जो लाइट इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए लाइट की प्रेजेंस होती है वो ज़रूरी नहीं होती, वो सेकंड फेज़ जिसको आप डार्क रिएक्शन भी कह रहे थे वो था। हमने जो कल डिस्कशन की है और जो स्टार्ट लिया हुआ था वो था लाइट इंडिपेंडेंट फेज, और उसमें काफ़ी हद तक ना हम जो था इसमें जो PS2 है, फोटो सिस्टम 2 होता है, जिसके अंदर जो क्लोरोफिल A मालिक्यूल था जिसको आप P680, ये सारी बातें मैं कल कर चुका हूँ। कहते हैं कि वो रिएक्शन सेंटर होगा और इसके सराउंडिंग में ये ग्रीन कलर शो किया था हमने, वो क्लोरोफिल B मालिक्यूल से, और ये क्या थे उनके सराउंडिंग में कैरोटीनाइड्स। और हमने कहा था कि जैसा सनलाइट फॉल करेगी तो क्लोरोफिल A जो बेसिकली रिएक्शन सेंटर बना रहा था, उससे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करेंगे हायर एनर्जी लेवल पे, और कल हमने बात की थी कि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जाते हैं PQ के पास। आज थोड़ा सा इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। ये मुख्तलिफ बुक्स में ना लिखा होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी लिख देते होते हैं, या कुछ में जब वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ये देखिए मैं उसको एब्रीविएट कर रहा हूँ PEA से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हालांकि कल हमने ना वो कहा था ना कि बेसिकली वो क्या होता है, जो PQ है, प्लास्टोक्यूनोन है, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन PQ एक्सेप्ट करेगा, लेकिन डायरेक्टली जो है वो क्लोरोफिल से नहीं करता। और ये जो PQ प्लास्टोक्यूनोन था, जो बेसिकली क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हमने पढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्लोरोफिल A के ही लेगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अभी तक ना अनआइडेंटिफाइड है। ये अभी तक ना ये आइडेंटिफाई उस तरह से नहीं हो सका है, अनआइडेंटिफाइड है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो वो इलेक्ट्रॉन पहले एक्सेप्ट करेगा किससे, क्लोरोफिल A से। अब ना ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा PQ। फिर हमने ना एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की बात की थी, बल्कि मैंने इस तरह से ना साइटोक्रोम ये B6 लिख दिया था, और इसी तरह से ना ये साइटोक्रोम जो है वो F की हमने बात की थी। और कुछ बुक्स में ना यहाँ पे जस्ट वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कर देता है, और ये सारी वो baतें हो चुकी हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और प्रोटॉन पंप के तौर पे भी काम करता है। फिर हमने फर्दर कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से मूव करके ये PC प्लास्टोसाइनिन, जो कि क्या है, प्रोटीन है, और ये बेसिकली जो थी ना कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन हम कल तक ये कर चुके हैं। तो ये बेसिकली था वो इलेक्ट्रॉन्स का जो था वो फ्लो है, और ख़ास तौर पे ना हर स्टेप में, यानी ये जो मूवमेंट होती है ना, ये हम कहते हैं कि इट्स अ डाउन हिल मूवमेंट। ये कौन सी होगी, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो डाउन हिल मूवमेंट होती है उसके दौरान क्या करेंगे
हर स्टेप में वो एनर्जी जो होता है ना वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब ना एक ये एमसीक्यू के लिहाज से भी ये पूछा जा सकता है कि देखें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना यूँ स्टेप वाइज इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ही क्यों मूव करते हैं, वो डायरेक्टली क्यों नहीं मूव करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखें अगर वो डायरेक्ट डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इमीडिएटली दे विल लूज़ ऑल द एनर्जी। और जब ना हम ये कहते हैं ना कि व्हेन दे विल लूज़ इमीडिएटली ऑल एनर्जी, इट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड। और वो जो एकदम से एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी वो क्या करेगी, डैमेज करेगी, चाहे वो हम कह सकते हैं जो सेल है या क्लोरोप्लास्ट को, तो यानी वो फिर एंजाइम्स उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ना बिट बाय बिट लेके थोड़ा थोड़ा करके वो क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप वो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। और साथ ही ना वो एनर्जी, ये देखें एमसीक्यू की ये कल बातें हो चुकी हैं कि ये एनर्जी जो होती है ना बेसिकली कहाँ पे होगी, दैट विल बी यूटिलाइज इन प्रोटॉन पंपिंग। कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पंपिंग से मीनिंग क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन से उनकी पंपिंग में जब वो यूज़ होती है। और मैंने जाते हुए वो प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन्स का भी बता दिया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जैसा वाटर स्प्लिट होगा तो ये H पॉजिटिव आयन्स जो बनते हैं ना, ये पंपिंग हो रही होती है किस में जी, इनटू थाइलाकॉइड ल्यूमन। और ये ल्यूमन में कौन कर रहा होता है पंपिंग, ये साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है वो कर रहा होता है। इसलिए हमने कहा था ना ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटॉन पंप के तौर पे भी काम करता है। आप खुद देख लें कितने ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ और मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में भी लेके जा रहा हूँ कि आप एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जैसे आगे ना ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ क्या ये, यानी अगर एमसीक्यू में एक ऑप्शन दिया होता है ना ये कैरियर है, वो भी करेक्ट है। ये प्रोटॉन पंप के तौर पे जो है वो इस जेड स्कीम के अंदर जो मेजर रोल है वो कौन कर रहा होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कर रहा होगा। एनर्जी जो है वो कहाँ पे रिलीज़ हो रही होगी, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ही होती है, ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, यानी ड्यूरिंग डाउन हिल मूवमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने लूज़ की है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने मेंटेन की है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन मेंटेन की है, उसके लिए यूटिलाइज हो गई, यानी पंपिंग की जा रही है। लेकिन बात वही है, वो केमियो ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जब वो प्रोटॉन जब वापस मूव करेंगे ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर तो फिर क्या होगा, एनर्जी अगेन रिलीज़ होगी और उसे एटीपी, वो कल मैं बात कर चुका हूँ, उसको आपने फास्फोराइलेशन कहा था कि एडीपी से एटीपी बन गया फास्फोराइलेशन। लेकिन हमने कहा था ये फास्फोराइलेशन जो हो रही है ना वो कैसे हो रही है कि उसमें एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं लाइट की, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी वो लाइट से उन्होंने ली थी, तो इसलिए हम इस फास्फोराइलेशन को फोटो फास्फोराइलेशन कह रहे थे। यहाँ तक बातें जो थी वो हमने कल ये डिस्कस की हैं। अब इसी तरह से ना यहाँ पे देखें दूसरा मैं ये लिख रहा हूँ, ये क्या है, क्लोरोफिल ए मालिक्यूल है, लेकिन उसके साथ मैंने ये P700 कर दिया। और ये जो P700 है वो नाम से ज़ाहिर है कि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होता है कि जैसे कल हम कह चुके हैं ना कि ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मौजूद हैं, और ये नहीं है कि ये फ़ोटो सिस्टम 1 और 2 ये सिर्फ 2 ही थे, बल्कि ऐसा फ़ोटो सिस्टम 1 और 2 जो ना वो यानी मल्टीपल उसके क्या है कॉपीज़ होती हैं एक थाइलाकॉइड सरफेस के ऊपर, और उनके कंपोनेंट्स यही होंगे। अच्छा, अब क्या होगा, जिस साथ ना फोटो सिस्टम 2 पे लाइट फॉल करिए, इन द मीन वाइल क्या है, इट विल आल्सो फॉल ऑन फोटो सिस्टम 1, और इसका जो रिज़ल्ट होगा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they will get excited and they will go to higher energy level, और ये जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हायर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद ये क्या होंगे, जैसे वहाँ पे हमने कहा था ना
एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आपकी बुक में भी उसी तरह से एक एक्सेप्टर, उसने प्राइमरी एक्सेप्टर डायग्राम के अंदर कहा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इधर भी लिख सकते हैं कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, लेकिन आपकी बुक में उसने इसको एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, FRS, फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? फेरिडॉक्सन, यानी वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ना वो फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कह दिया। भाई क्यों कहा? इधर देखें, यहाँ पे बी अटेंटिव। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये हैंड ओवर करेगा किसको जी? FD, फेरिडॉक्सन को। और याद रखिएगा, जैसे हमने PQ कहा था ना कि ये प्रोटीन है, और कौन सी है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें ना यानी आपने इनके केमिकल नेचर को आपने जहन में रखना है कि ये MCQs में आ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था, ये साइटोक्रोम, PC, PQ, FD भी आ जा रहा है, ये सारी प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन्स कहाँ पे हैं या किसका पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखें, एक था इसमें PC, यानी वो डिफरेंस बिल्कुल आसान सा है। PC प्लास्टोसाइनिन जिसको कहा था ना, ये बेसिकली क्या है? कॉपर कंटेनिंग है। उसके अलावा जितने भी यहाँ तक अभी तक नाम यूज़ हुए ना, वो सारे के सारे कौन से हैं? शाबाश, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। अब देखिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी FRS जो है ना, उसको दूसरा नाम आपने दिया है, यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब देखिए, रिडक्शन यहाँ पे जो हो रही है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, रिडक्शन रिमूव होंगे तो क्या? ऑक्सीडेशन। अब खुद देखें ना, जैसे कल हमने यहाँ पे क्लोरोफिल A की बात की थी कि व्हेन दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरोफिल A मालिक्यूल्स हैं तो वो क्या होंगे? दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Same is happening here, chlorophyll AP700 that will also lose electron, that will also oxidize। ठीक है ना? तो जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करेगा तो वो कोई ना कोई दूसरा आगे कंपाउंड है, यानी जिसको आप FRS का नाम दे रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये P700 जो होता है ना, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या FRS को रिड्यूस करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ। खुद देखें ना, P680 ऑक्सीडाइज हुआ था तो इसने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को रिड्यूस कर दिया था कि इसके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड हो गए। अब ये क्लोरोफिल A जो 700 है उसने लूज़ किए, ऑक्सीडाइज हो गया, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं? फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब नाम पे नहीं जाना है, आपने फ़िलहाल ये याद रखना है कि ये FRS जो वो रिड्यूस हुआ है। क्यों? ये देखें कि इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, जो एक्सेप्ट करेगा, जो गेन करेगा, उसकी रिडक्शन होती है। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगी, वो रिड्यूस हो चुकी है। अब एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट, कल हमने कहा था कि क्लोरोफिल A मालिक्यूल ने जब इलेक्ट्रॉन से लूज़ किए हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन भाई ऑक्सीडेशन तो इसकी हो चुकी है, लेकिन साथ ही हमने ये बोला था इट हैज़ बिकम डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन होल इज़ प्रोड्यूस या इट बिकम्स डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। भाई अगर डेफिशिएंट हो गया तो जो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल ट्राई टू गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी सोर्स। अब देखें, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना, डेफिशिएंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेके खुद अब क्या रिड्यूस होना चाह रहा है, लेकिन जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसको वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। दोबारा सुन लें, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है वो क्यों होगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में? कि वो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स है।
यहाँ पे क्लोरोफिल ए क्या था, P680 ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और क्यों है कि डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों करेगा कि डेफिशिएंट था, जब गेन कर लेगा तो वो रिड्यूस हो गया। लेकिन दूसरी तरफ याद रखें, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी दूसरी सब्सटेंस से, तो उसको क्या है, उसमें से गेन कर रहा है ना खुद, लेकिन उसमें से तो रिमूव हुए, तो रिमूवल क्या होती है या लॉस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, खुद सोचें इधर कि आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन P680 वाज ऑक्सीडाइज्ड, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, बट नाउ in oxidized form it will act as a reducing agent, oxidizing agent। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में खुद है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन है, बट इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कि ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा, ठीक है। जब किसी से रिमूव करेगा तो उसकी क्या है, ऑक्सीडेशन कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो दूसरी सब्सटेंस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें ना, वाटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो वाटर को ये क्या है, P680 ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और ये केमिस्ट्री में आपने बातें पढ़ी हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरी सब्सटेंस की या दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करता है, बट इट सेल्फ इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। यहाँ पे देखें आप, P700 जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। लेकिन भाई जब इसने लूज़ किए हैं तो इसने किसी और को दिए ना इलेक्ट्रॉन, तो किसके दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, उसको इसने क्या कर दिया, रिड्यूस। यानी जो फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ना, वो अभी रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन अब देखें, बात सुने, जब इसने ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या FRS ने इलेक्ट्रॉन लिए, और वो किसके इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के। इसका मीनिंग क्या है, नाउ FRS और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, कि उसमें क्या आ गए, दैट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन नॉर्मल, एक्स्ट्रा आ गए। उसके बाद जब एक्स्ट्रा आए हैं, उसके अपने तो नहीं थे ना, तो फिर क्या करेगा, दैट विल टेंड टू लूज दोज इलेक्ट्रॉन। अब देखें, जब वो लूज़ करेगा तो किसी और को देगा। अब वो लूज़ करने के बाद जिसको देगा उस सब्सटेंस की क्या करेगा, रिडक्शन, उसके क्या करेगा, रिडक्शन। लेकिन जब खुद लूज़ करेगा, दूसरे को देने के बाद उसको तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। अब देखें ना, यहाँ पे FRS जो है, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हुआ, ये रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इसको आप फेरिडॉक्सन रिड्यूसिंग क्यों कह रहे हैं, कि जब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और किसको लूज़ करेगा, फेरिडॉक्सन को, तो जब ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो फेरिडॉक्सन क्या हो जाएगा, रिड्यूस। लेकिन ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था या FRS जो, वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। मेरे ख्याल में बातें समझ आ रही होंगी कि खुद पहले ये क्या है, रिड्यूस हुआ है, अब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये काम करेगा। क्यों, ये अब फेरिडॉक्सन को रिड्यूस करने जा रहा है। जैसे मैंने पहले बोला है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूसिंग एजेंट हो वो किसी दूसरी सब्सटेंस की क्या करेगा, रिडक्शन, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, शाबाश, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे क्या है, फेरिडॉक्सन जो है वो क्या हुआ है, शाबाश, रिड्यूस हो गया। लेकिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, जिसको आपने दूसरा नाम क्या दिया, हाँ ये FRS, वो क्या है, शाबाश, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो फेरिडॉक्सन होगा, ये फर्दर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से लूज़ करता है, और लूज़ करने के बाद ये एक NADP रिडक्टेज, अब देखें एंडिंग ASE आ रही है, तो ये एक एंजाइम है, रिडक्टेज एंजाइम, लेकिन साथ NADP रिडक्टेज है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या करेगा, NADP को रिड्यूस करता है। अब देखें जो NADP है ना, इस तरह से
ये NADP पॉजिटिव आप लिख दें, या इसको सिंपली आप कह सकते हैं ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, प्लस क्या है ये H पॉजिटिव थे। और इधर से देखें ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे फेरिडॉक्सन से, जब ये इसमें ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएगा, NADPH। देखें ना, मैं अगर इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख देता हूँ तो NADP पॉजिटिव प्लस क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग से आपके पास 2H पॉजिटिव आ रहे थे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने अभी हमें मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखें 2H पॉजिटिव है और एक NADP पॉजिटिव है, तो ये एक NADP इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा H पॉजिटिव लेगा, तो ये क्या बन गया, NADPH, और एक प्रोटॉन आयन जो होता है ना ये आपको साथ मिलेगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो वो कौन कर रहा होता है, NADP रिडक्टेस एंजाइम। अब देखें जैसे हम ना पहले भी पढ़ते आए हैं, एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीन इन नेचर हैं, लेकिन इसमें ना मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, MCQs में आ सकता है, ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो रिडक्टेस एंजाइम है ना, दिस इज़ बेसिकली फ्लेवोप्रोटीन, यानी केमिकल नेचर के लिहाज से क्या होगा, जो रिडक्टेस एंजाइम है वो एक फ्लेवोप्रोटीन है, ठीक है। तो ये आपने साथ याद रखना है। अब देखें जो क्लोरोफिल P680 था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ से फुलफिल की थी, बाय स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल, जिसको आपने कल फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा। लेकिन ये P700 जो होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ से फुलफ़िल करेगा, कि देखिए ना ये जो इलेक्ट्रॉन 700 से गए थे ये तो NADPH की फॉर्मेशन में यूज़ हो गए, वो वापस तो नहीं आ रहे, या वापस नहीं आ रहे हैं उधर ही यूटिलाइज हो गए। तो अब P700 जब तक उसका वो इलेक्ट्रॉन होल फिल नहीं होता तो मज़ीद उसमें से इलेक्ट्रॉन के बूस्टअप नहीं हो सकते। तो अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो फिर क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन होल है उसको फिल करना पड़ेगा। अब ना यहाँ पे याद रखिएगा फोटोसिस्टम 1 के केस में कोई वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होता, वो सिर्फ फोटोसिस्टम 2 के केस में हो रहा था। और यहाँ पे क्या होगा कि फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये देखें ना, ये एक नॉन साइक्लिक पाथवे से गए थे और ये फिर ऐड हो जाएंगे किसमें, P700। एक नई बात आ गई, एक नया MCQ आ सकता है कि P700 जो होगा वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन होल फिल करता है, कि दोज विच आर कमिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, और वो किसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P680 के। जब P680 खुद कहाँ से करता है, बाय स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल को जब स्प्लिट करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखें ना H पॉजिटिव मान रहे हैं, वो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कहाँ से वो लेगा, हाइड्रोजन से, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आ रहे हैं, लेकिन चूंकि H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाइड्रोजन से आएंगे। अब ना ये सारे का सारा जो हमने पढ़ा है ना, ये बेसिकली क्या था, एक आप कह सकते हैं पाथवे है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये वो पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से वो इमर्ज हुए थे, जहाँ से बूस्ट अप हुए थे, वो वापस अपने सोर्स तक नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये देखें ना, यहाँ से बूस्ट हो के इससे अवे जा रहे हैं, ये इधर से अवे जा रहे हैं, तो ये फिर जो पाथवे है ये क्या है, नॉन साइक्लिक पाथवे। इसको आप क्या नाम देते हैं, नॉन साइक्लिक पाथवे। अच्छा अब देखें ये जो नॉन साइक्लिक पाथवे है उसके दौरान इधर देखें ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं जब वो क्या करते हैं, ल्यूमन से वापस क्या करेंगे, शाबाश, स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं, उस दौरान हमने क्या कहा था, ADP से हम क्या बनाएंगे, ATP। ये भी MCQ में आ सकता है, यानी क्या होगा कि जब प्रोटॉन आयंस ल्यूमन से वापस किधर जाएंगे, स्ट्रोमा में, उस दौरान क्या होगा, ATP बनेगी, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन।
इसको आप क्या नाम देंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन साथ ही याद रखिएगा ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, उसके लिए आपने क्या था, इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी मिल रही थी उसको यूटिलाइज करके ये एटीपी सिंथेसिस की है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर पाथ हम देखें वो तो नॉन साइक्लिक अभी हम कह रहे हैं, तो फिर पूरी ये जो फास्फोराइलेशन है ना, इसके लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एक याद रखिएगा कि नॉर्मली जो होता है ना, जो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर ये नॉन साइक्लिक पाथवे जो है वो चल रहा होता है। अब ना हम आते हैं साइक्लिक पाथवे की तरफ कि बाज़ का क्या होगा कि ये नॉन साइक्लिक की बजाय साइक्लिक पाथवे भी इलेक्ट्रॉन्स का यानी चल सकता है। अब जैसा ये साइक्लिक पाथवे होगा तो याद रखें बेटे, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, साइकिल उस वक्त कंप्लीट होता है कि जहाँ से वो क्या थे, इमर्ज हुए थे, जहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो रहे हैं, वापस उसी सोर्स को अगर वो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इफ़ दे रिटर्न बैक टू द सेम मॉलिक्यूल और सेम सोर्स, दिस विल बी अ साइक्लिक प्रोसेस। अभी तक हमने क्या देखा है कि ये P680 के जो थे दे विल नेवर रिटर्न बैक टू P680, जो P700 वाले दे आर नॉट रिटर्निंग टू P700 मॉलिक्यूल, यानी जो अपना ओरिजिनल सोर्स था उसमें वापस नहीं आ रहे। तो बेटा इस लिहाज से फिर ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। हाँ, जैसा ये वापस आएंगे तो वो फिर क्या होगा, साइक्लिक। अब ये साइक्लिक पाथवे जो होता है ना, ये टेम्परेरी होगा। अभी मैंने कहा था ना कि मोस्टली जो प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक जितने भी सेल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नॉन साइक्लिक पाथवे चल रहा होता है, लेकिन जो साइक्लिक होगा ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में होता है। अब वो कंडीशन समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे एक आपके सामने ना इक्वेशन लिख रहा हूँ, और वो इक्वेशन बेसिकली ना जो हम फोटोसिंथेसिस की दूसरी फेज़ पढ़ेंगे, लाइट अच्छा सॉरी मैंने इस पे ना ये इंडिपेंडेंट किया, ये लाइट डिपेंडेंट है। दूसरी जो फेज़ होगी ना जिसको आप लाइट इंडिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है, जिसको आप लाइट इंडिपेंडेंट कहेंगे, ये वाली फेज़ जो है यहाँ पे मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, यानी डार्क रिएक्शन के लिए। और ये कल मैंने मैकेनिज़्म के अंदर ना वो बताया भी था कि जो लाइट रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट एक ये आपके सामने आ रही है NADPH, और ये NADPH जो होता है ना, हम ये कहते हैं इसके अंदर क्या होगी, एक रिड्यूसिंग पावर होती है, यानी ये भी एनर्जाइज ये मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। और रिड्यूसिंग पावर इसलिए ना कि जब ये स्प्लिट होगा ना वापस NADP पॉजिटिव और H पॉजिटिव में, तो ये क्या करेगा, वो अपने जो हाइड्रोजन लूज़ करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिडक्शन। यहाँ पे ये देखें, मैं ये नंबर भी लिख देता हूँ, 6 NADPH हम यूज़ करते हैं, प्लस क्या होगा, ये 9 ATPs हम यानी ATP के 9 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे। अब फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो जो बनती है ना, एक ये G3P है, 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, प्लस इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये 6 NADP पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 क्या है ये देखें उसमें 9 ADPs प्लस 9 PI लिख रहा हूँ, इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये किसकी इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, डार्क रिएक्शन के लिए, यानी एक ओवरऑल ना इक्वेशन या हमने रिएक्शन लिख दिया। ये लिखने का मकसद क्या था, मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डार्क रिएक्शन के दौरान जो हमें जो एनर्जी रिच प्रोडक्ट बनी ना G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको आप कहते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 3। आपको कितने NADPH चाहिए, 6।
कितने ATPs रिक्वायर्ड हैं? शाबाश, 9। अब देखें ये जो NADPH और ATPs है ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वाली जो थी जिसको आपने लाइट डिपेंडेंट फेज़ का नाम दिया था। अब ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज़ है इसमें ये जितने भी इस तरह से आ रहे हैं ना, ये जो स्टेप्स है, ठीक है, उन्होंने लाइट को यूटिलाइज़ किया, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट्स आपको मिली हैं एक तरफ ATP और एक NADPH था। और उसमें भी आपने ना देखें, जहन में रखना है कि जो NADPH होता है ना वो फोटो सिस्टम 1 के केस में बन रहा है, फोटो सिस्टम 2 के में नहीं बन रहा। और साथ ये याद रखें कि जब ये वाली पहली फेज़ जो है लाइट डिपेंडेंट फेज़ ये कंप्लीट होगी और ये क्या करेगी, एंड इट विल स्टार्ट गिविंग और प्रोड्यूसिंग ATPs एंड NADPH, देन सेकंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क रिएक्शन जो होगा दैट विल बिकम पॉसिबल। अब वो जैसा वो पॉसिबल होगा उसके लिए क्या है, बात समझने वाली है कि हमने ना जो डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल की इनपुट कल मैंने बताया भी था 3 कार्बन डाइऑक्साइड है और आउटपुट क्या थी G3P, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो थे ATPs और NADPH आपने यूज़ करने हैं, तो एक G3P मालिक्यूल के लिए 9 ATPs चाहिए। अब ना यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये ATPs हैं वो कम हैं, ATPs क्या हैं, अगर कम हैं, ये बिल्कुल ऐसे है ना कि आप कोई चीज़ एक परचेज़ करने गए हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी आप एक मोबाइल परचेज़ करने जा रहे हैं और उसकी कीमत थी 9000, आप कहते हैं मेरे पास 8000 है, तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, आप वो नहीं खरीद सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है कि अगर ATPs कम हैं तो फिर क्या होगा, ये G3P नहीं बन सकेगा, आपको कितने चाहिए, एक फ़िक्स नंबर चाहिए, यानी 9 ATPs। वो इंशाल्लाह हम डार्क रिएक्शन में देखेंगे कि हाउ दिस 9 ATPs आर यूटिलाइज्ड, वो बाद में बात करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, लेकिन अभी हम डिटेल में ये देखेंगे। एनीवे, जब ATP की डेफिशिएंसी है, कम है, तो फिर क्या, बेशक कार्बन डाइऑक्साइड भी और NADPH है, कभी भी क्या होगा, G3P नहीं बनेगा, डार्क रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब ज़रा एक बात पॉइंट जो नोट करने वाला वो कि जिस वक्त ये स्टॉप कर जाएगा, क्या कि डार्क रिएक्शन जो है वो ATP की डेफिशिएंसी से पॉसिबल नहीं हो रहा, स्टॉप कर गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले NADPH जो लाइट रिएक्शन के एंड पे बनते थे वो आप यूटिलाइज़ कर रहे थे, तो जैसे ये ATP डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है दैट विल हैव लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी ऑफ NADPH, and why that is having large quantity of NADPH, because dark reaction has been stopped and there is no more use of NADPH, there is no utilization of NADPH। तो फिर क्या होगा, NADPH will start accumulating inside the क्लोरोप्लास्ट, और ये कहाँ पे accumulate होता रहता है, स्ट्रोमा के अंदर। अब बेटे यहाँ पे ना मैं एक वो एंजाइम वाले चैप्टर की ना एक बात फिर नहीं कर देता हूँ, उसमें मैंने एक आपको बोला था कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी होते हैं, जिनमें क्या होगा कि जो बाज़ का जो प्रोडक्ट होती है ना वही एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करना शुरू कर देगी, और वो कब इनहिबिट करेगी, व्हेन दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम अ सर्टेन लेवल। अब देखें जब NADPH बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड इन स्ट्रोमा, तो क्या होगा, इट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, इट्स कंसंट्रेशन इज increasing, and this high concentration of NADPH that will inhibit enzyme reductase, यानी हाई कंसनट्रेशन जो होंगी ना ये क्या करेंगे NADPH के, दे विल इनहिबिट NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब खुद आप सोचें जब ये रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो गया, वो जो फेरिडॉक्सन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और वो NADPH बनाने में यूज़ हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा,
वो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से FD से रिडक्टेज तक नहीं जाएंगे। क्यों? रिडक्टेज एंजाइम जब वो इनहिबिटेड है वो अब उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? याद रखिएगा, अब ना यहाँ से हम जा रहे हैं एक दूसरे पाथवे की तरफ। उसमें होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेसिकली किधर थे जी, शाबाश, P700 से ये हम ये कहते हैं ओरिजिनेट हुए, और ये जो रिडक्टेज एंजाइम है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये क्या है, इनहिबिटेड है। ये क्या था? इनहिबिटेड है। जब बेटा ये इनहिबिटेड है ना तो कोई NADPH की प्रोडक्शन नहीं हो रही और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यूटिलाइज नहीं हो रहे। अब होगा क्या? आप थोड़ा सा डायग्राम को बेशक चेंज कर लें। ये FD जो है ना फेरिडॉक्सन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, ये देखें ना, आप इसको इस तरह से फेरिडॉक्सन और ये क्या था आगे रिडक्टेज लिख लें, ना भी लिखें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसको ना यहीं से डायरेक्ट तरह शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ कि फेरिडॉक्सन से ये देखें अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये वापस आ रहे हैं किधर, शाबाश, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। फिर मैं उसी डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ ना। आप अगर अलग से बनाते हैं तो आप ना ये इस तरह से कर सकते हैं, क्लोरोफिल 700 से FRS से यहाँ पे लिख दें फेरिडॉक्सन, और फेरिडॉक्सन से क्या होगा, ये साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ के इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए। यानी आप देखें ये आगे रिडक्टेज की तरफ नहीं जा रहे, क्यों? वो इनहिबिटेड है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ दैट हैज़ बीन इनहिबिटेड, तो उसका आसान सी बात है कि बिकॉज dark reaction or Calvin cycle has been stopped, and due to that reason NADPH concentration has increased, and that high concentration of NADPH is inhibiting NADP reductase enzyme. अब फिर क्या हुआ, लाइट तो आ रही थी, इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल पे जा रहे हैं, और फेरिडॉक्सन से फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हैं, जब वो डाउन हिल मूवमेंट शो करेंगे तो rather than going to reductase enzyme they are given to cytochrome complex first B6, जो cytochrome B6 है उसके पास है। MCQ ये भी बनता है कि ये क्या है, किसके पास आएंगे, हाँ जी, P700 से FRS, then फेरिडॉक्सन, then cytochrome B6 and then cytochrome F and then प्लास्टोसाइनिन, और फाइनली क्या होंगे, फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन दे विल गो बैक टू P700। अब खुद आप देखें ना, ओरिजिनेट कहाँ से हुए, जंप कहाँ से किया, क्लोरोफिल A मालिक्यूल से, और इस पाथवे के थ्रू क्या है, दे रिटर्न बैक टू क्लोरोफिल A मालिक्यूल। नाउ दिस इज़ अ साइक्लिक पाथवे। लेकिन देखें जब उन्होंने जंप किया था लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब इसी तरह से ना ये इस चेन के थ्रू वापस रिटर्न हुए ग्राउंड लेवल पे या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके हायर पे गए थे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी दैट हैज़ बीन रिलीज। और बात वही है, जब वो एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये देखें ना, हमने इसमें इन्वॉल्व किया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का, जो कि क्या प्रोटॉन पंप के तौर पे भी काम करता है, तो वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। वो सेम काम करेगा, पंपिंग करेगा किसकी, प्रोटॉन आयन की, किस में, इनटू द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकाइड। फिर वहाँ से क्या है, वो ATP सिंथेज एंजाइम आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से ये स्ट्रोमा की तरफ वापस आएंगे। जब स्ट्रोमा की तरफ आएंगे तो केमियोस्मोसिस यानी ATP बनेगी। अब देखें ना, यहाँ पे ATP बनना शुरू हो गई है। ये मैंने जो आप दोबारा सुन लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे कंफ्यूजिंग MCQs बनेंगे इसमें से, कि ये जंप करके गए फेरिडॉक्सन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आ गए, और ये कॉम्प्लेक्स किसका था, फोटोसिस्टम 2 का, और फिर उसमें से क्या है, PC के थ्रू P700 तक पहुंच गए, साइक्लिक पाथवे कंप्लीट। लेकिन इस दौरान वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूज़ करके ये जंप करके इलेक्ट्रॉन वापस जो साइक्लिक पाथवे पे ये मूव कर रहे हैं, और इस दौरान ना जब वो वापस आ रहे होते हैं एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, और वो एनर्जी जो होती है ना प्रोटॉन पंपिंग
और फिर जिस वो प्रोटॉन की वापस स्ट्रोमा में मूवमेंट होगी, एनर्जी जो होगी एटीपी सिंथेसिस में यूज़ होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो साइक्लिक पाथवे है इसके हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, इसके हमारे पास सिर्फ क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट क्या है, एटीपी। और मेरे ख्याल में जो साइक्लिक पाथवे जो चल पड़ा है यहाँ पे, उसके अगर हम रीज़न को भी देखें तो बेटा रीज़न भी यही बनती है कि ये साइक्लिक पाथवे क्यों चला था, कि नॉर्मली नॉन साइक्लिक होता है कि जब एटीपी जो थे वो कम थे एंड दे वर नॉट एनफ टू सिंथेसाइज G3P मॉलिक्यूल। तो अब देखें एटीपी सिंथेसिस स्टार्ट होगी। अब जब तक ये एटीपी ये सिंथेसिस चलती रहेगी तो एटीपी का नंबर जब इंक्रीज़ करता रहेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जैसे वो नंबर जो रिक्वायर्ड लेवल पे जाता है अब डार्क रिएक्शन चलना शुरू हो जाएगा। जैसे डार्क रिएक्शन चलेगा आप देखें यानी एटीपी का लेवल वापस अटेन कर लिया, एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वापस से वो रिक्वायर्ड नंबर में मिल के, अब जैसे ये प्रोसेस चलेगा तो अगेन क्या होगा, NADPH जो थे ना, जो पहले यूटिलाइज नहीं हो रहे थे अब ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसा ये यूटिलाइज होंगे तो NADPH ने रिडक्टेज एंजाइम को क्या किया हुआ था, इनहिबिट। अब जैसा NADPH का लेवल फॉल करेगा वो इनहिबिशन भी क्या है, ख़त्म हो जाएगी, वो इनहिबिशन भी ख़त्म हो जाएगी। और जो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे, नाउ रादर देन गोइंग टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दे विल गो टू रिडक्टेज एंजाइम, मीन्स कि जो साइक्लिक पाथवे है वो ख़त्म हो जाएगा और ये नॉर्मल फिर क्या नॉन साइक्लिक पाथवे चल पड़ेगा। आखिरी बात इस हवाले से वो भी आपने जहन में रखनी है कि जैसा ये साइक्लिक पाथवे चल रहा था, मैंने क्या कहा था, साइक्लिक पाथवे की जो आउटपुट है या जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ओनली एटीपी। मैंने सिर्फ एटीपी बोला है। देखो जब ये पूरा नॉन साइक्लिक चल रहा था उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हमने पढ़ा है अभी भेजा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो उससे क्या है, आपको H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं जिनसे आप NADPH बना रहे होते हैं, यानी वो नॉन साइक्लिक पाथवे की एक प्रोडक्ट क्या थी, ATP, दूसरी क्या होगी, NADP, और तीसरे जो बाय प्रोडक्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से बनती है वो क्या है, शाबाश, ऑक्सीजन, वो क्या होगी, ऑक्सीजन। अच्छा अब ना ये जो हमने अभी तक कहा है कि जो आउटपुट के लिहाज से जो ख़ास तौर पे साइक्लिक पाथवे है हमें उसमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिलती है या एक ही प्रोडक्ट है, ATP, जबकि NADPH भी नहीं बन रहे थे, रिडक्टेज क्या था, इनहिबिटेड था, और ना ही क्या है देखें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी। उसकी वजह ये है कि जिस साथ ना देखें जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं फोटो सिस्टम 1 की तरफ से, तो फिर क्या होगा, जो फोटो सिस्टम 2 है वो ब्लॉक हो जाता है, और जब वो ब्लॉक होगा तो अब ना किसी किस्म की कोई जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो साइक्लिक पाथवे है उसके दौरान ना तो आपको NADPH मिलेगा यानी उसकी सिंथेसिस होगी, और ना ही क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी, और ना ही क्या है उसमें किसी किस्म की ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व हो रही होती है। अब देखें यहाँ पे ना जब ये तीनों जो यानी हम कह सकते हैं ATP, NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड जिस साथ अवेलेबल होंगे, उसके बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट फेज़ जिसको आपने डार्क रिएक्शन कहा है या जिसको हमने अभी लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ कहेंगे, फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उस फेज़ में जाने से पहले एक पॉइंट आखिरी वो ये कि ये जो होता है ना जो नॉन साइक्लिक पाथवे है ये नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है, जस्ट स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ATP देन साइक्लिक पाथवे विल बी स्टार्टेड। और ये साइक्लिक पाथवे जो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर भी ये चलेगा, ठीक है। ये कोई बुक से अंदर आपको मिलेगा, आपके इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन बैक्टीरिया में भी ये साइक्लिक पाथवे चलता है, और साइनोबैक्टीरिया में नहीं होगा, यानी आप कहते हैं तमाम बैक्टीरिया में है एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया, ये याद रखिएगा। और रह गया जो इसका टाइम, जिस तरह से अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना,
ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, ये बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए ये जो है वो साइक्लिक जो पाथवे है वो चलता है, यानी जो नॉर्मली और रूटीन में और ज़्यादा देर के लिए जो चलता रहेगा वो नॉन साइक्लिक होगा। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए होगा, यानी जितनी जल्दी ये ATPs पूरी होते हैं साथ ही वो शिफ्ट हो जाएगा साइक्लिक से वापस नॉन साइक्लिक, यानी रूटीन में ये नहीं होता। अब ना नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी तरफ, जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। कौन सी है? लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब ये जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है इसको हम कॉमनली एक नाम देते हैं डार्क रिएक्शन का भी। इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? डार्क रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे डार्क रिएक्शन से ये मीनिंग नहीं होगा कि इट विल अकर इन डार्कनेस। ये लोग ये समझ रहे होते हैं ना, शायद डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि वो जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था और ये विदाउट यानी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होगा। असल में ये सिंबॉलिकली हम इसको कह रहे होते हैं और वो इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाइट अवेलेबल है या नहीं है, ये लाइट को यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है, ये लाइट को यूटिलाइज नहीं करेगा। वो वाली इक्वेशन मैं दोबारा इधर लिख रहा हूँ डार्क रिएक्शन के लिहाज से कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड 6 NaDPH प्लस 9 ATPs विल गिव यू G3P जो मेन प्रोडक्ट है। फिर क्या हो जाएगा? 6 NaDP पॉजिटिव बन गए, 3 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 9 ADPs हो जाएंगे और 9 ही क्या है, यानी जब वो ADP में कन्वर्ट हुआ ना तो फॉस्फेट रिमूव हुआ, तो 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिमूव हुए। अब देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें डायरेक्ट लाइट नहीं यूज़ हो रही, तो मतलब ये है कि ये विदाउट लाइट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? ATPs और NADPH है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब ना देखें ये NADPH और ATPs हैं वो कब बनते हैं? अभी हमने कहा है कि जैसा वो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पाथवे चल रहा होता है ATPs बन रहे होते हैं, और नॉन साइक्लिक पाथवे के दौरान ATP के साथ साथ क्या आपको NADPH भी मिल रहा होता है एंड के ऊपर। तो भाई ये जो है ना, दोनों जो हैं NADPH और ATPs हैं वो लाइट रिएक्शन या जो लाइट डिपेंडेंट फेज़ होती है उसके ये प्रोडक्ट है। मतलब ये कि वो फेज़ कंप्लीट होगी तो डार्क फेज़ हो सकती है। भाई वो फेज़ कब होगी? जब लाइट अवेलेबल होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? डे टाइम में जब लाइट डिपेंडेंट फेज़ होगी लाइट रिएक्शंस, तो ये ATP NADPH बनेंगे, और जब ये अवेलेबल होंगे फिर ये डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ है वो पॉसिबल होगी। तो वो जो है वो चूँकि दिन में ही अवेलेबल होते हैं, रात के बाद कोई ATP सेंसेस नहीं हो रही होती, ना ही क्या होगा NADPH मान रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर क्या हुआ? शाबाश कि किसी किस्म के जो है ना वो डार्क रिएक्शन की जो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी ड्यूरिंग नाइट। क्यों? कि जो ATPs और NADPH मान रहे होते हैं ना डे टाइम में, वो साथ साथ यूटिलाइज हो रहे होते हैं। वो जैसे इवनिंग में जब लाइट डिसअपीयर होना शुरू होगी तो मज़ीद ATPs नहीं बनेंगे, तो डार्क रिएक्शन भी क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगा। अब जो डार्क रिएक्शन है इसको एक और भी हम नाम देते हैं, यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ केल्विन साइकिल। हम इसको क्या नाम देते हैं? केल्विन साइकिल। और किस वजह से कहते हैं कि जो मेल्विन केल्विन, कंप्लीट नेम क्या था? मेल्विन केल्विन था, कि इसने ना 1950 में क्या किया था? ये जो केल्विन साइकिल के जो है ना जो स्टेप्स हैं वो डिस्कवर किए थे, जिसको आज हम केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये मैंने ओवरऑल इसकी एक इक्वेशन लिख दी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो वो इन्वॉल्व होंगे। आज तो नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। तो वो जितने भी स्टेप्स थे वो मेल्विन केल्विन और इसके जो को-वर्कर्स है, ये अकेला नहीं था, साथ इसके को-वर्कर्स भी थे। इन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में
ये जो थे स्टेप्स डिस्कवर किए थे। और वो चूँकि उसमें मेन जो था या हेड जो था वो केल्विन था, तो इस वजह से हम इसको केल्विन साइकिल बी कहते हैं। अच्छा, ये जो था ना, इस डिस्कवरी पे केल्विन को जो था वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है ना, नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन ये 1961 में मिला था। ये भी बाज़ का MCQs में आ सकता है कि ये नोबेल प्राइज़ विनर थे और वो 1950 में उन्होंने डिस्कवर किए थे, जबकि 1961 में क्या था, ये नोबेल प्राइज़ मिला। अब लास्ट पॉइंट आज इस हवाले से देखें, जैसे हम पढ़ते आए ना कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होंगे। क्यों? ये तमाम पिगमेंट्स और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो चेन कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे क्या है, जो जेड स्कीम ये बना रहे थे ना, जिगजैग मूवमेंट जो हमें नज़र आई है, वो थाइलाकॉइड सरफेस पे है। तो आप ये कह सकते हैं जो लाइट रिएक्शंस होंगे वो क्या है, थाइलाकॉइड सरफेस पे होंगे। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो साथ हम कहते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई थी, और उस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद जो एज पॉजिटिव आयन्स है ना, वो इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर उनकी पंपिंग हुई है, और जैसा यही वापस एज पॉजिटिव आयन्स बाय रिलीज़ होते हैं और वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी, और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एंजाइम क्या करेगा, ADP से ATP बनाता है। तो मैं अभी ये बता चुका हूँ पहले कि ये एज पॉजिटिव आयन किधर जा रहे हैं, स्ट्रोमा के अंदर। तो अब देखें ज़रा बात सुने कि ATP सिंथेसिस फिर कहाँ पे हुई है, ल्यूमन में नहीं हो रही है, वो किस में हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर, यानी जो लिक्विड पोर्शन था ना उसका, उसमें हुई, स्ट्रोमा में ATP वहाँ पे। फिर इसी तरह से जो एज पॉजिटिव आयन से, तो वो रिडक्टेज एंजाइम ने क्या किया था, NADP पॉजिटिव और एच पॉजिटिव को प्लस वो इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज़ करते हुए क्या था, NADPH बना दिया था, उसको रिड्यूस कर दिया था। तो देखें ना, एच पॉजिटिव आयन्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये भी तो उससे स्ट्रोमा के अंदर आ रहे हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर। तो इसका मतलब क्या है, ATP और NADPH जो होते हैं ये दोनों कहाँ पे अवेलेबल होंगे, स्ट्रोमा के अंदर। अब ना जो डार्क रिएक्शन है, जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन जो होता है वो भी स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन भी कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा के अंदर। अब ये जो स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसमें हम क्या देखते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी, और जो ATP से वो ऑलरेडी अवेलेबल है स्ट्रोमा में, और NADPH भी क्या है, वहीं पे है। अब देखें, बन भी वहीं पे रहे थे, फिर डार्क रिएक्शन भी स्ट्रोमा में ही हो रहा है, और वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। आई थिंक आज की ये सारी बातें ना, ये देखें बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, डिफरेंट एंगल से मैंने ये कोशिश किया है इनको कवर करने के लिए। कल भी मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दी थी किस तरह से ना, किस एंगल से जब वो MCQs पूछे जा सकते हैं। आज भी आपने इसी तरह से याद करना, यानी ये सिंपली अगर आप एक इक्वेशन को सामने रख लेना, तो उसमें एक G3P बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, या फिर इसी तरह से क्या होगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate इज सिंथेसाइज्ड, द अदर प्रोडक्ट्स विच आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो उसमें आपको पता होना चाहिए वाटर भी होता है, या उसमें ATP जब स्प्लिट हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ, ADP भी बनेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हैं, और NADP जो होगा ना ऑक्सीडाइज, वो भी आपको मिलेगा। तो यानी ये इस तरह की ये सारी बातें जो है वो MCQs में आ सकती हैं। तो बाकी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन जो होगा उसमें क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स वेरी मच।